रात के 12 बज चुके थे। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित निजामपुर शवभूमि पर सन्नाटा इतना गाढ़ा था कि हवा भी डर के मारे सहमी हुई लगती थी। चंद्रप्रकाश, एक 34 वर्षीय ऑटो ड्राइवर, अपनी पुरानी राजदूत मोटरसाइकिल को धीरे से कब्रिस्तान के एक कोने में खड़ा करता है। वह यहाँ हर महीने एक बार आता है अपने बड़े भाई अर्जुन की कब्र पर अगरबत्ती लगाने, जिसे 5 साल पहले एक रहस्यमयी सड़क दुर्घटना में खो दिया गया था। वह अभी घुटनों के बल बैठा ही था कि अचानक पीछे से एक अजीब सी सिसकती हुई आवाज आई, मानो कोई औरत रो रही हो। ये न तो कोई लोमड़ी थी, न उल्लू की आवाज। ये इंसानी थी। दिल में डर की एक लहर दौड़ी, लेकिन चंद्रप्रकाश ने खुद को संभाला। उसने जैकेट की जेब से अपनी पुरानी टॉर्च निकाली और धीमे धीमे उस आवाज की दिशा में बढ़ा। उसने खुद को समझाया कि शायद कोई देर रात अपने प्रियजन की कब्र पर आया होगा, लेकिन उसकी अंतरात्मा कुछ और ही कह रही थी। टॉर्च की पीली मटमैली रोशनी जमीन पर पड़े कीचड़ और सूखे पत्तों को चीरती हुई जब एक कब्र के पास पहुंची, तो चंद्रप्रकाश की सांसें अटक गईं। एक औरत बिखरे हुए बाल, फटी हुई साड़ी में जमीन पर बैठी मिट्टी खोद रही थी। उसके हाथों से खून रिस रहा था और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। चंद्रप्रकाश ने हिम्मत करके कहा, माफ कीजिए बहन जी, आप यहाँ इस वक्त दौड़। वह औरत झटके से पीछे मुड़ी और चंद्रप्रकाश की टॉर्च उसके चेहरे पर पड़ते ही वो चीज सामने आई जिससे उसका दिल दहल गया। उसका चेहरा नहीं था। जैसे किसी ने ब्लेड से काट काट कर उस पर नक्शा बना दिया हो। मोटे मोटे, ताजा और पुराने जख्म एक दूसरे पर चढ़े हुए थे। उसकी आंखें खुली थीं, डर और पागलपन की सीमा को पार करती हुई। और फिर वह औरत चीखती हुई चंद्रप्रकाश के पैरों से लिपट गई। अर्जुन, अर्जुन, मुझे बचा लो। वो आ रहा है। वो मुझे फिर से बंद कर देगा। मत छोड़ो मुझे। अर्जुन का नाम सुनते ही चंद्रप्रकाश के भीतर कुछ टूटा। उसने टॉर्च की रोशनी उस औरत की कलाई पर केंद्रित की और वहीं था वो चिन्ह जो कभी भाभी की पहचान था। एक छोटा सा गुलाबी कमल का बर्थमार्क। सीमा दीदी, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। वो एक पल को चुप हुई, उसकी पथराई आंखें चंद्रप्रकाश की आंखों से मिलीं, जैसे कोई टूटी हुई आत्मा पहचानने की कोशिश कर रही हो। तुम? चंद्र, अर्जुन का छोटा भाई। 5 साल पहले अपने मंगेतर अर्जुन की मौत के बाद सीमा अचानक गायब हो गई थी। तब लोगों ने कहा कि वह सदमे से पागल हो गई थी। कुछ ने कहा कि वह अर्जुन की बीमा की रकम लेकर किसी अमीर आदमी के साथ भाग गई। चंद्रप्रकाश भी उसे धोखेबाज समझता रहा। लेकिन अब जो सामने था वो एक इंसान नहीं, एक जिंदा लाश थी। अचानक कब्रिस्तान के मुख्य दरवाजे की ओर से कार की हेडलाइट्स चमकीं। इंजन की गड़गड़ाहट, दरवाजों की धमक और पुरुषों की चीखें। यहाँ कहीं है वो औरत। ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। सीमा एकदम कांपने लगी। वो आ गया। वो शैतान। वो मुझे मार डालेगा। अब चंद्रप्रकाश को समझ आ गया कि ये कोई मामूली बात नहीं। कोई सीमा के पीछे पड़ा है। वो एक पल भी नहीं गंवाता। वह उसे उठाकर अपनी मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बिठाता है, अपनी जैकेट से उसका चेहरा ढकता है। दीदी, मैं हूं अर्जुन का भाई। अब मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वह बिना इंजन स्टार्ट किए गली कब्रों के बीच के छोटे रास्तों से अपनी बाइक को धीरे धीरे धकेलता है। जब मुख्य सड़क से काफी दूर निकल आता है, तब इंजन चालू करता है और मोटरसाइकिल को जोर से स्टार्ट करता है। गाड़ी की आवाज सुनकर पीछा करने वाले लोग चीखते हैं, उसे पकड़ो, लेकिन तब तक चंद्रप्रकाश और सीमा अंधेरे में गायब हो जाते हैं।
रास्ते भर सीमा उसकी कमर को कसकर पकड़े रहती है, उसका माथा उसकी पीठ से सटा होता है। चंद्रप्रकाश को उसकी सांसों की गर्मी और डर का कंपन साफ महसूस हो रहा था। रात के 3:30 बजे वह उसे अपने कमरे में लाता है। छोटा सा कमरा, जर्जर चारपाई और एक कोने में अर्जुन की तस्वीर जिसमें वह मुस्कुरा रहा है। चंद्रप्रकाश पानी गर्म करता है, साफ कपड़े लाता है और धीरे धीरे सीमा के जख्मों को साफ करता है। हर बार जब कपड़ा उसके चेहरे से छूता है, वह सिहर उठती है। दीदी, अब आप सुरक्षित हैं। ये मैं हूं, अर्जुन का भाई। सीमा को जैसे कुछ याद आता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वह अर्जुन की तस्वीर को देखती है और कहती है, मैं कभी भागी नहीं थी, मुझे अगवा कर लिया गया था। विनायक कपूर ने वही करोड़पति जो टीवी पर समाज सेवा की बातें करता है, उसी ने अर्जुन को मरवाया था और मुझे 5 साल तक एक तहखाने में बंद रखा, बस उस यूएसबी की खातिर जो अर्जुन ने मुझे दी थी। चंद्रप्रकाश का दिल सुन्न हो गया। सीमा ने कांपते हुए कहा, वो यूएसबी जिसमें अर्जुन की बनाई हरित कंक्रीट की फॉर्मूला थी, जो पर्यावरण के लिए क्रांतिकारी थी, उसी की वजह से अर्जुन को मार दिया गया। चंद्रप्रकाश चुपचाप सीमा के आंसू पोंछता है। मैंने अपना चेहरा खुद खराब किया ताकि वो मेरा शरीर ना छू सके। मैंने ब्लेड से खुद को काटा। हर चीख के साथ अर्जुन की याद आई, लेकिन मैंने उस शैतान को जीतने नहीं दिया। चंद्रप्रकाश कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वो चुपचाप जीने वाला ऑटो ड्राइवर नहीं रहा। अब उसकी आंखों में आग थी। वो बाहर बालकनी में जाता है, एक बीड़ी जलाता है और अर्जुन की तस्वीर को देखता है। भाई, अब तेरी कसम, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सीमा की आवाज कमरे में गूंजती रही, जैसे दीवारों में भी उन शब्दों को सहने की ताकत नहीं थी। चंद्रप्रकाश उसके सामने जमीन पर बैठा था, दोनों हाथों से अपना सिर थामे हुए। वह सुन रहा था, लेकिन हर शब्द उसके सीने में हथौड़े की तरह लग रहा था। उस रात अर्जुन की मौत के बाद सीमा ने बोलना जारी रखा। मैं उसके कमरे में बैठी रो रही थी। तुम्हें याद है चंद्र, वो छोटा सा फ्लैट जहां हम शादी के बाद रहने वाले थे? अचानक दरवाजा टूटा। 4 आदमी अंदर घुसे। उन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो अर्जुन की तस्वीर थी। सीमा की उंगलियां कांप रही थीं। चंद्रप्रकाश ने चुपचाप उसे पानी का गिलास दिया। जब होश आया, सीमा ने कहा, तो मैं एक अंधेरे कमरे में थी। कोई खिड़की नहीं, कोई घड़ी नहीं, सिर्फ एक बल्ब जो दिन रात जलता रहता था। वहीं पहली बार मैंने विनायक कपूर को देखा। उस नाम को सुनते ही चंद्रप्रकाश की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। विनायक कपूर देश का जाना माना उद्योगपति, पर्यावरण सम्मेलनों में भाषण देने वाला, टीवी पर मुस्कुराकर दान की घोषणाएं करने वाला आदमी। वो बहुत शांति से बोलता था। सीमा ने आगे कहा। उसने कहा, सीमा, तुम्हारा मंगेतर बहुत होशियार था, लेकिन दुनिया में होशियारी काफी नहीं होती, समझौता करना पड़ता है। फिर उसने मुझसे उस यूएसबी के बारे में पूछा। चंद्रप्रकाश को याद आया, अर्जुन अक्सर यूएसबी की बात करता था, लेकिन कभी विस्तार से नहीं। बस इतना कहता था, अगर कुछ हो जाए तो यह दुनिया बदल सकती है। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, सीमा बोली। तब उसने मुस्कुराकर कहा, पता चल जाएगा। सीमा एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी सांस तेज हो गई, जैसे वह फिर उसी अंधेरे कमरे में लौट गई हो। पहले उन्होंने भूखा रखा, फिर मारा। हर दिन वही सवाल,
हर दिन वही धमकी। कभी कहते अगर नहीं बताया तो तुम्हारे घर वालों को उठा लेंगे, कभी कहते तुम्हें जिंदा जला देंगे। चंद्रप्रकाश के जबड़े भींच गए। उसकी मुट्ठियां अपने आप कसने लगीं। और जब वो समझ गए कि डर से काम नहीं चलेगा, सीमा की आवाज और धीमी हो गई, तब उन्होंने कुछ और कोशिश की। वह अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लेती है। वो मुझे तोड़ना चाहते थे, सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी। उसी रात मैंने तय कर लिया। चंद्रप्रकाश ने धीरे से पूछा, क्या? सीमा ने हाथ हटाए। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। मैंने खुद को बदसूरत बना लिया। वहां एक टूटा हुआ शीशा था। मैंने उसे उठाया और उसकी आवाज कांप गई, लेकिन रुकी नहीं। मैंने अपने चेहरे पर वार किया। एक बार नहीं, कई बार। दर्द इतना था कि मैं बेहोश हो गई। लेकिन जब वो वापस आया और मुझे देखा, वो उल्टी करने लगा। उसके बाद उसने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की। कमरे में सन्नाटा छा गया। चंद्रप्रकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसके सामने बैठी औरत ने अपनी जान से ज्यादा कुछ बचाया था, अपनी गरिमा। 5 साल, सीमा ने कहा। 5 साल मैंने उस तहखाने में बिताए। दिन और रात का फर्क भूल गई। बस एक चीज थी जिसने मुझे जिंदा रखा, अर्जुन की आवाज मेरे सिर में। वो कहता था, डरो मत सीमा। सच भारी होता है, लेकिन टिकता वही है। फिर तुम निकली कैसे? चंद्रप्रकाश ने पूछा। पिछले हफ्ते, सीमा बोली। विनायक शहर से बाहर गया था। उसका एक आदमी नशे में था। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया। मैं भागी। बस भागती रही। कहाँ जाना है नहीं पता था। पैर कट गए, शरीर टूट गया। लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। और फिर मैं यहां आ गई, अर्जुन के पास। उसकी आंखें अर्जुन की तस्वीर पर टिक गईं। चंद्रप्रकाश उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। 5 साल तक उसने सोचा था कि भाई की मौत एक हादसा थी। 5 साल तक उसने अपनी जिंदगी को किसी तरह ढोया था। और अब, दीदी, उसने धीरे से कहा, आप यहां सुरक्षित नहीं हैं। सीमा ने उसकी तरफ देखा। जो लोग कब्रिस्तान में थे, चंद्रप्रकाश बोला, वो विनायक के आदमी होंगे। अगर वो यहां तक पहुंच गए तो। वाक्य अधूरा रह गया, लेकिन अर्थ साफ था। तो क्या करेंगे? सीमा ने पूछा। चंद्रप्रकाश मुड़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक ठोस निश्चय। पहले आपको छिपाना होगा, उसने कहा। एक ऐसी जगह जहां विनायक का आदमी सपने में भी न पहुंचे। कहाँ? सीमा ने पूछा। काली माता के आश्रम में, चंद्रप्रकाश बोला। शहर से बाहर। मैं कभी वहां रहा हूं। वहां के स्वामी आनंद वो अच्छे इंसान हैं। सीमा ने एक पल सोचा, फिर सिर हिला दिया। मुझे कहीं भी ले चलो। बस वापस उस तहखाने में मत भेजना। सुबह होने से पहले वे निकल पड़े। सीमा ने चंद्रप्रकाश की पुरानी शर्ट पहन ली, चेहरा दुपट्टे से ढक लिया। शहर अभी जाग नहीं पाया था। सड़कों पर बस दूधवाले और सफाई कर्मचारी थे। मोटरसाइकिल पहाड़ियों की ओर बढ़ती रही। सूरज निकल रहा था, लेकिन चंद्रप्रकाश को लगा जैसे उसकी जिंदगी में अब तक सिर्फ अंधेरा ही रहा हो। आश्रम पहुंचकर स्वामी आनंद ने बिना सवाल किए सीमा को भीतर ले लिया। उन्होंने बस इतना कहा, कुछ घाव शब्दों से नहीं, शांति से भरते हैं। सीमा को एक छोटे कमरे में सुला दिया गया। चंद्रप्रकाश बाहर बैठा रहा। स्वामी आनंद उसके पास आए। तुम्हारी आंखों में आग है बेटे, उन्होंने कहा।
यह आग अगर बेकाबू हुई तो तुम्हें भी जला देगी। चंद्रप्रकाश ने सिर झुका लिया। अगर मैं चुप रहा तो वो और लोगों को जलाएगा। स्वामी आनंद कुछ देर उसे देखते रहे, फिर बोले, रास्ता कठिन है। जो अंधेरे में उतरता है वो खुद भी अंधेरा हो सकता है। अगर उसी अंधेरे में जाकर रोशनी निकले, चंद्रप्रकाश ने जवाब दिया, तो मैं जाऊंगा। शाम होते होते वह वापस शहर लौट आया। रास्ते भर उसके दिमाग में एक ही चेहरा घूमता रहा, विनायक कपूर। अपने कमरे में आकर उसने अर्जुन की तस्वीर उतारी और सामने रख दी। उसने अपनी जेब से पुराना मोबाइल निकाला, अपने बैंक खाते देखे, कुछ 1000 रुपए बस। भाई, उसने तस्वीर से कहा, अब मैं वो नहीं रहूंगा जो था। अगर इस दुनिया में ताकत बिना दांत के भेड़ियों को खा जाती है तो मैं भेड़िया बनूंगा, लेकिन तेरी खातिर। उसने एक कागज निकाला और उस पर कुछ नाम लिखे, पुराने दोस्त, गैरेज, लोग जो अंडरग्राउंड रेसिंग की बातें करते थे। उसने अपना नाम आखिरी बार देखा, चंद्रप्रकाश। फिर कागज फाड़ दिया। आज से, उसने खुद से कहा, वो नाम मर गया। बाहर रात उतर रही थी और कहीं दूर उसी शहर में विनायक कपूर अपने आलीशान बंगले में बैठा शराब का गिलास घुमा रहा था, यह जाने बिना कि जिस आग को उसने 5 साल पहले बुझा समझा था, वही आग अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रात ढल चुकी थी। शहर की सड़कों पर पीली लाइटें थकीथकी सी टिमटिमा रही थीं और चंद्रप्रकाश अपनी मोटरसाइकिल पर उसी चौराहे पर खड़ा था जहां एक ज़माने में वह सवारी के इंतजार में घंटों बैठा करता था। मगर आज वह न तो किसी सवारी की राह देख रहा था और न ही वो चंद्रप्रकाश था जो 5 साल तक एक चुपचाप जिंदगी को ढोता रहा। अब वह तैयारी कर रहा था एक ऐसी दुनिया में उतरने की जहां से लौटने का कोई वादा नहीं होता। उसने पिछले कुछ दिनों में कुछ नामों से संपर्क किया था। उनमें से एक था शाहरुख, एक पुराना जानकार जो गैरकानूनी बाइक रेसिंग में लिप्त था। शाहरुख कभी अर्जुन का कॉलेज फ्रेंड हुआ करता था, मगर बाद में उसने रेसिंग और अंडरवर्ल्ड की दुनिया को गले लगा लिया था। चंद्रप्रकाश ने शाहरुख को एक पुराने गैरेज में मिलने बुलाया। जब वो पहुंचा, शाहरुख पहले से इंतजार कर रहा था। भाई, तू जिंदा है, यही बहुत है, शाहरुख ने कहा। सिगरेट के धुएं के बीच उसकी आंखें झपकीं। मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, चंद्रप्रकाश ने कहा, मुझे लड़ना है। शाहरुख ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तेरा चेहरा बहुत भोला है, तू इस दुनिया के लिए नहीं बना। मुझे किसी दुनिया में बनना नहीं है, चंद्रप्रकाश बोला। मुझे एक आदमी तक पहुंचना है, विनायक कपूर। शाहरुख का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सिगरेट फेंकी और धीरे से कहा, विनायक तक पहुंचना आसान नहीं है। उसके पास जाने के लिए तुझे इस शहर का सबसे पागल बनना पड़ेगा। मैं तैयार हूं, चंद्रप्रकाश ने बिना झिझक कहा। उस रात शाहरुख ने उसे बताया कि विनायक का नेटवर्क कितना गहरा और अंधकारमय है, ड्रग्स, शस्त्र व्यापार, अंडरग्राउंड फाइट्स और रेसिंग। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए चंद्रप्रकाश को अपनी पहचान बदलनी पड़ेगी, अपना अतीत मिटाना होगा। नाम क्या रखेगा, शाहरुख ने पूछा। चंद्रप्रकाश ने कुछ पल सोचा, फिर जवाब दिया, अग्नि। अग्नि जो जलाता है, जो शुद्ध करता है, जो राख कर देता है। यही नाम अब उसकी नई पहचान थी। शाहरुख ने उसकी मदद की। बाल छोटे करवाए गए, चेहरे पर दाढ़ी बढ़ाई गई, कपड़ों का अंदाज बदला गया। अगले कुछ हफ्तों तक चंद्रप्रकाश ने खुद को अग्नि में ढाल लिया। उसने बाइक चलाने की पुरानी आदत को फिर से तेज किया, मगर इस बार वह रेसिंग के लिए था, तेज, जानलेवा रेसिंग जहां हारना मतलब मरना हो सकता था। मुंबई के बाहरी इलाके में एक अंडरग्राउंड बाइक रेस का आयोजन होने वाला था जहां शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर और अरबपति शौकीन अपनी रकम लगाते थे।
शाहरुख ने अग्नि का नाम वहां दर्ज करा दिया। अगर तू ये रेस जीत गया, शाहरुख ने कहा, तो विनायक का ध्यान तेरी तरफ जाएगा। वो खुद उस रेस का मेन स्पॉन्सर है। रेस की रात चारों तरफ हाई बीम लाइट्स, डीजे की तेज बीट्स और भीड़ का शोर था। वहां पुलिस नहीं थी, लेकिन बंदूकें हर कोने में मौजूद थीं। अग्नि ने हेलमेट पहना और अपनी काली यामाहा पर सवार हुआ। उसके पास कोई ब्रांडेड जैकेट नहीं थी, बस एक चमड़े का पुराना कोट जिस पर अर्जुन की एक पुरानी बिल्ला अभी भी जड़ा था, उसकी याद में। रेस शुरू हुई। पहला मोड़ आते ही दो रेसर्स की टक्कर हुई, एक हवा में उछला और दूसरे की बाइक पलटी। लेकिन अग्नि का फोकस अडिग था। उसने हर मोड़ पर अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन डर को पास नहीं आने दिया। जैसे जैसे रेस आगे बढ़ी, वह भीड़ का पसंदीदा बनता गया। आखिरी राउंड में एक काली एसयूवी अचानक ट्रैक पर आई, जानबूझकर सामने आकर रास्ता रोकने लगी। यही होता है जब तू चमकने लगता है, शाहरुख ने रेस के बाद कहा। ये लोग नहीं चाहते कोई नया सूरज उगे। मगर अग्नि ने हार नहीं मानी। उसने स्टंट किया, बाइक को घुमाया और एसयूवी के सामने से कूदकर आखिरी सेकंड में फिनिश लाइन पार कर ली। भीड़ पागल हो गई। लोग उसके नाम के नारे लगाने लगे। उसी रात एक शख्स ने अग्नि को एक चिट भेजी, बॉस तुमसे मिलना चाहता है। अग्नि को एक आलीशान फार्म हाउस बुलाया गया, जहां चारों ओर सुरक्षा थी। वहां एक स्विमिंग पूल के किनारे बैठा था विनायक कपूर। सफेद कुर्ता, सुनहरे कफलिंक और आंखों में ठंडक से ज्यादा अहंकार। तुम हो अग्नि, उसने कहा, जिसे लोग कहते हैं पागल मगर तेज। अग्नि ने सिर हिलाया। बस जानता हूं कि डर से तेज भागना जरूरी है। विनायक हंसा। मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं। मेरे पास कुछ काम है और मुझे ऐसे ही पागल चाहिए। अग्नि को विनायक के ड्राइवर के रूप में रख लिया गया। एक ऐसा व्यक्ति जो हर मीटिंग, हर डील और हर रहस्य में साथ रहता। उस रात जब अग्नि अपने कमरे में लौटा, उसने खुद को आईने में देखा। वह चंद्र प्रकाश नहीं था। वह अग्नि बन चुका था। एक आग जो अब जलने को नहीं, जलाने को तैयार थी। विनायक कपूर के बंगले का नाम था शांति निकेतन। नाम सुनकर किसी आश्रम या समाज सेवा केंद्र का आभास होता था, लेकिन भीतर एक अलग ही संसार बसता था। विशाल फव्वारा, संगमरमर की दीवारें, गुलाबी रोशनी से नहाए हुए हॉल और चारों ओर सुरक्षाकर्मी। यह एक महल था, पर उसमें शांति नहीं थी, सिर्फ डर, रहस्य और नियंत्रण की परछाइयां। अग्नि जो अब चंद्र प्रकाश नहीं रहा, विनायक का नया ड्राइवर बन चुका था। यह कोई आम नौकरी नहीं थी। हर सुबह उसके लिए एक नया इम्तिहान होता। वह विनायक के हर मूवमेंट में साथ रहता, हर मीटिंग में गाड़ी चलाता, हर सौदे की भनक लेता। लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। वो दरवाजा ढूंढना जो उसे उस तहखाने तक ले जाए जहां सीमा 5 साल तक कैद रही थी। वो सबूत खोजना जो उसके भाई अर्जुन की मौत की असल वजह साबित कर सके। तीसरे ही दिन एक मौका मिला। विनायक ने आदेश दिया, तैयार रहो, हमें अहमदनगर जाना है। एक विशेष बैठक है। अग्नि ने सिर हिलाया और गाड़ी तैयार की। अहमदनगर की वो बैठक असल में एक निजी मिलन समारोह था, जहां विनायक अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स से मिलता था। पार्टी में शराब बह रही थी, पर्दे के पीछे चल रही थी बातचीत, ड्रग्स, कंस्ट्रक्शन में घोटाले और तकनीकी डेटा की खरीद फरोख्त। वहीं अग्नि ने पहली बार एक नाम सुना, प्रोजेक्ट पृथ्वी। वो फॉर्मूला अब भी नहीं मिला, एक आदमी कह रहा था। मिला तो है, दूसरे ने जवाब दिया, पर लॉक है। बिना उस लड़की के कुछ नहीं होगा। अग्नि का कान चौकन्ना हो गया। वो जानते थे कि वो लड़की सीमा अब जिंदा है,
लेकिन ये बात सिर्फ अग्नि को पता थी। उसने तय किया वो इस रहस्य से पहले खुद को जलाएगा। अगली सुबह विनायक ने उसे अपने व्यक्तिगत ऑफिस तक बुलाया। यह कमरा बंगले के दूसरे तल पर था, जहां आम लोग नहीं जाते थे। अग्नि विनायक ने कहा, मैंने बहुत से ड्राइवर रखे, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी आंखों में भय नहीं है। मैंने बहुत कुछ खो दिया है, अग्नि ने जवाब दिया। अब डरने को कुछ बचा नहीं। विनायक ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, फिर उसकी ओर एक फोल्डर बढ़ाया। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्हें पाटिल तक पहुंचाओ। सीधा हाथ है मेरा। अग्नि ने फोल्डर लिया, लेकिन अंदर झांक कर देखा नहीं। वह जानता था कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स में मौत छुपी होती है, भी शब्दों में, कभी हस्ताक्षर में। रास्ते में वह पाटिल के ऑफिस जाने के बजाय सीधे अंधेरी स्टेशन के पास एक पुराने साइबर कैफे गया। वहां उसका एक पुराना जानकार था, कबीर, जो कभी एक होनहार इंजीनियर था, लेकिन अब डेटा हैकिंग से अपना पेट पालता था। तू मरना चाहता है क्या? कबीर ने फोल्डर देखकर कहा। नहीं, अग्नि बोला, लेकिन कुछ लोगों के मरने से पहले सच बाहर आना जरूरी है। कबीर ने दस्तावेज स्कैन किए। उनमें एक प्रोजेक्ट का खाका था, जिसमें एक विशेष तरह की कंक्रीट बनाने की विधि थी, ग्रीन ब्लेंड, जो पर्यावरण के लिए वरदान हो सकती थी। साथ ही एक मेल का प्रिंट आउट था जिसमें लिखा था, सीमा को जिंदा रखो। बिना उसकी आवाज के सिस्टम खुल नहीं सकता। बाकी डेटा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। यह पढ़ते ही अग्नि की सांस तेज हो गई। अब उसके पास पहला सबूत था कि अर्जुन की हत्या सिर्फ दुर्घटना नहीं थी। वह प्रोजेक्ट किसी को नहीं सौंपना चाहता था, इसीलिए मारा गया। वह वापस विनायक के बंगले लौटा और फोल्डर पाटिल को सौंप दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस रात बंगले में एक भव्य पार्टी थी। देश के कई बड़े नेता, अभिनेता और व्यापारी वहां आए थे। अग्नि अपनी वर्दी में बाकी स्टाफ के साथ किनारे खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें लगातार इधर-उधर घूम रही थीं। तभी उसकी नजर पड़ी एक कोने में खड़ी एक औरत पर। सफेद साड़ी, आंखों में गहराई और माथे पर सिंदूर। लेकिन वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो थी गुरुमा, एक आध्यात्मिक नेता, जो अक्सर मीडिया में विनायक के साथ देखी जाती थी। अग्नि ने सुना था कि विनायक उसके नाम से कई आश्रम चलाता था, जहां से पैसे की हेराफेरी होती थी। वो सोच में डूबा ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अग्नि, बॉस बुला रहे हैं। वह विनायक के प्राइवेट चैम्बर में पहुंचा। वहां बैठा था विनायक, शराब का गिलास हाथ में और आंखों में शिकन। तुम्हें जानने का मन किया, विनायक ने कहा। तुम क्या चाहते हो? पैसे? गाड़ी? शोहरत? मैं सिर्फ स्थायित्व चाहता हूं, अग्नि ने जवाब दिया। जिस दुनिया में मैं पला था, वहां हर चीज अस्थायी थी। विनायक मुस्कराया। तुम में आग है, अग्नि, और आग को दिशा चाहिए। मैं वो दिशा दे सकता हूं। अग्नि कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी अंदर की आग और भड़क उठी। उस रात जब वह अपने कमरे में लौटा, उसने अपने कोट की जेब से वह यूएसबी निकाली जो कबीर ने उसे दी थी, उस डेटा की कॉपी जिसमें प्रोजेक्ट पृथ्वी का रहस्य छिपा था। उसे अब यकीन था सीमा की जान सिर्फ इसलिए नहीं ली गई क्योंकि वह अर्जुन की मंगेतर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी आवाज ही उस डेटा की चाबी थी। सवाल था, क्या सीमा अब भी उसे खोलने की स्थिति में थी? उसने मोबाइल उठाया और आश्रम में संपर्क किया जहां सीमा छिपी हुई थी। कुछ घंटों बाद वहां से जवाब आया। सीमा अब बात नहीं करती। वो डर से एक बार फिर गूंगी हो गई है। अग्नि की सांस रुक गई। पर ये हार नहीं थी। ये अग्नि के लिए एक और चुनौती थी।
अब उसका मिशन सिर्फ डेटा चुराना नहीं था बल्कि एक बिखरी हुई आत्मा को फिर से जोड़ना भी था। क्योंकि जब तक सीमा बोल नहीं सकती, अर्जुन की आवाज कभी बाहर नहीं आ सकेगी। बंगले की दीवारों के भीतर दिन और रात का कोई अर्थ नहीं था। शांति निकेतन अब अग्नि के लिए एक जेल से कम नहीं था, एक ऐसी जेल जिसमें वह खुद अपनी इच्छा से दाखिल हुआ था। उसका हर दिन सतर्कता से भरा था, हर बात, हर इशारा, हर शब्द को वह अपने भीतर दर्ज करता जा रहा था। उसने अपने कमरे की दीवार के पीछे एक छोटा सा सुराख बना लिया था, जिसमें एक मिनी रिकॉर्डर छिपा रखा था। जो कुछ भी वह जानता, जिसे सुनता, वहीं दर्ज कर लेता। मगर उसे अभी भी उस तहखाने तक पहुंचना था जहां सीमा को रखा गया था, और उसके लिए उसे विनायक का भरोसा जीतना जरूरी था, पूरे विश्वास के साथ। विनायक ने अब अग्नि को सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि एक निजी सहायक की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वह उसे उन बैठकों में ले जाता जहां बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता और अधिकारी मौजूद होते। अग्नि खामोशी से कोनों में बैठता, चाय सर्व करता, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ पढ़ रही थीं। एक दिन विनायक ने उससे कहा, तैयार हो जाओ, कल हरिद्वार जाना है। वहां गुरुमां के आश्रम में एक विशेष आयोजन है, तुम्हें साथ चलना है। अग्नि जानता था कि यह अवसर विशेष था। हरिद्वार की सुबह गर्म थी, लेकिन गंगा की हवा में कुछ पवित्रता बची हुई थी। आश्रम एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था और वहां का अनुशासन सैन्य जैसा था। सफेद कपड़े पहने युवा सेवक, चारों ओर सीसीटीवी और हर द्वार पर हथियारबंद गार्ड। गुरुमां ने विनायक और उसके साथियों के लिए विशेष कक्ष तैयार करवाया था। अग्नि को एक अलग कमरे में ठहराया गया। लेकिन रात को जब सब सो चुके थे, वह बाहर निकला, धीरे से, कदमों को जमीन से अलग ना करते हुए। वह उस तहखाने को ढूंढना चाहता था जहां ऐसी लड़कियों को रखा जाता था जो आश्रम में ध्यान नहीं लगा पाती थीं। कई गलियों और मोड़ों के बाद वह एक दरवाजे पर पहुंचा जिस पर लिखा था शुद्धिकरण कक्ष। वहीं पर उसकी मुलाकात हुई एक छोटी लड़की से जिसकी उम्र मुश्किल से 18 रही होगी। वह एक स्टील के बर्तन में पानी भरने आई थी। उसकी आंखों में भय था, लेकिन जब उसने अग्नि को देखा तो ठिठक गई। भैया, आप बाहर से हैं? उसने डरते हुए पूछा। अग्नि ने सिर हिलाया। तुम्हारा नाम क्या है? कल्पना, उसने धीरे से कहा। यहाँ क्या होता है? अग्नि ने पूछा। लड़की ने चारों ओर देखा, फिर बोली, यहाँ लड़कियों को पवित्र बनाया जाता है। जो नियम नहीं मानती उन्हें बिजली के झटके दिए जाते हैं, बंद कमरों में रखा जाता है, कभी कभी भूखा भी। अग्नि का कलेजा कांप गया। यह कोई आध्यात्मिक स्थान नहीं था, यह एक मानसिक यातना गृह था। यह वही संस्कृति थी जिसमें विनायक अपनी छवि को साफ दिखाता था और भीतर से सड़ांध भरी हुई थी। क्या तुम यहां से भागना चाहती हो? अग्नि ने पूछा। कल्पना की आंखों में आंसू भर आए। कोई नहीं बचा सकता हमें। अग्नि ने उसकी हथेली में एक कागज चुपचाप रख दिया, एक फोन नंबर, एक नाम, एक वादा। जब मैं इशारा करूं, भाग जाना। अग्नि समझ चुका था आश्रम के तहखाने ही वो स्थान थे जहां विनायक ऐसे लोगों को छिपाता था जो या तो उसकी साजिशों के राज जानते थे या जिनकी पहचान उसे खतरे में डाल सकती थी। अगले दिन की सभा में गुरुमां ने प्रवचन दिया, त्याग, साधना और पवित्रता पर। हजारों लोग भक्ति में लीन बैठे थे और मंच पर विनायक भी हाथ जोड़कर बैठा था, जैसे वह कोई साधक हो। अग्नि सब देखता रहा, हर चेहरे की परतें पहचानता रहा। हरिद्वार से लौटने के बाद विनायक और अधिक खुला हुआ दिखने लगा। एक रात जब वे बंगले की छत पर बैठे थे, उसने शराब का गिलास उठाते हुए कहा, अग्नि, मैंने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है,
पर अब मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो मेरे बाद सब संभाले। अग्नि शांत रहा। तुम समझदार हो, विनायक बोला। तुम्हें मैं एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं। यह सब कुछ अब तुम्हारा हो सकता है, बस एक काम करो। एक लड़की है, सीमा। मुझे लगता है वो जिंदा है। उसे ढूंढो और मुझे लाकर दो। यह सुनते ही अग्नि का दिल बैठ गया। उसकी चालाकी अब खतरे में थी। अगर उसने सीमा को छिपाया है और ये बात विनायक को भनक भी लग गई तो वह सब कुछ खो सकता था। उसने संयम से कहा, अगर वो जिंदा है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। विनायक मुस्कराया। मुझे तुम पर भरोसा है, अग्नि। तुम मेरे जैसे हो। हम दोनों में आग है। उस रात अग्नि देर तक नहीं सो पाया। वह जानता था कि अब समय बहुत कम है। उसे सीमा को आश्रम से निकालना होगा। उसके डर को तोड़ना होगा और उस यूएसबी का पासवर्ड जानना होगा जिसमें अर्जुन की खोज और विनायक की सच्चाई दबी थी। अग्नि ने अपने रिकॉर्डर से सारी रिकॉर्डिंग कबीर को भेज दी। कबीर ने जवाब दिया, ये डेटा बहुत है, लेकिन जब तक पासवर्ड नहीं मिलेगा ये सब अधूरा है। अग्नि ने उत्तर दिया, पासवर्ड मिलेगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक आत्मा को फिर से जिंदा करना होगा। 3 दिन हो चुके थे। अग्नि हर सुबह शांति निकेतन से निकलता, विनायक के आदेशों पर बैठ के करता, संपर्कों को संभालता और फिर रात को उसी नकली सन्नाटे में लौट आता जहां हर चमकती चीज के पीछे सड़ांध छिपी थी। पर इन 3 दिनों में उसके भीतर सबसे बड़ी जंग चल रही थी सीमा के साथ। वह हर शाम आश्रम लौटता जहां सीमा अब भी छिपी थी, मगर अब उसके भीतर की शक्ति बिखर चुकी थी। उसे खामोश देख अग्नि का दिल कई बार टूटा था। वह जो कभी अर्जुन की प्रेरणा हुआ करती थी आज खुद अपनी पहचान से कट चुकी थी। सीमा, अग्नि ने एक शाम कहा जब वह धूप में एक पुराने बरगद के नीचे बैठी थी, मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अर्जुन के लिए है। सीमा उसकी तरफ देखती लेकिन कुछ नहीं कहती। उसके होठों पर सिले हुए मौन का बोझ था और आंखों में ऐसा शून्य जिसे भरने के लिए कोई शब्द काफी नहीं होते। तुम्हें याद है, अग्नि ने कोशिश की, अर्जुन अक्सर कहता था सच छुप सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। वो सच आज तुम्हारे अंदर कैद है। सीमा के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से सिर हिलाया, ना में। अग्नि जानता था कि दबाव देना बेकार है। डर को मिटाने के लिए समय और विश्वास चाहिए। वहीं दूसरी ओर विनायक का संदेह बढ़ता जा रहा था। एक सुबह जब अग्नि बंगले में दाखिल हुआ तो मुख्य द्वार पर खड़ा था हर्षवर्धन, विनायक का सबसे पुराना सुरक्षा प्रमुख। उसकी आंखों में वह खामोशी नहीं थी जो भरोसे से आती है, बल्कि वह पैनी नजर थी जो गहराई तक छलांग लगाने को तैयार थी। साहब पूछ रहे थे, हर्षवर्धन बोला, कल रात आप कहाँ थे? कॉल्स का जवाब नहीं दिया आपने? अग्नि ने मुस्कराते हुए कहा, पुराना दोस्त बीमार था, अस्पताल गया था। हर्षवर्धन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा अग्नि को चेतावनी दे चुका था। बंगले के भीतर माहौल अब पहले जैसा सहज नहीं रहा। विनायक कम बोल रहा था लेकिन अधिक देख रहा था। अग्नि जानता था वह अब टेस्ट पर है। उसी दिन एक और परीक्षा शुरू हुई। एक काम है, विनायक ने कहा, एक झुग्गी इलाके में एक आदमी है, विकास। उसे कल रात हमारे पैसों के साथ भागते देखा गया है। उसे ढूंढो। अगर जरूरत पड़े तो खत्म कर दो। सबक सिखाना होगा। यह सुनते ही अग्नि ठिठक गया। मैं उसे समझा सकता हूं, अग्नि ने कहा, शायद डर के मारे भागा हो। डर ही तो मेरा हथियार है, विनायक बोला। अगर एक पत्थर गिरा
तो पूरी दीवार गिरेगी। उसे ढूंढो। अग्नि के लिए यह पहली बार था जब उसे खुलकर किसी की जान लेने का आदेश मिला था। वह उस रात विकास की झुग्गी में पहुंचा। वो एक सामान्य सा इंसान था, बीवी, दो बच्चे और एक बीमार मां। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अपराधबोध उससे भी ज्यादा। मैं माफी चाहता हूँ, विकास बोला। मैंने पैसे लिए, लेकिन वो मेरी माँ की दवा के लिए थे। मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया। आप कहें तो सब लौटा दूं। अग्नि चुप रहा। जेब में रखी पिस्तौल की ठंडक उसकी त्वचा